लोकसभा चुनाव में अब बस 82 दिन बचे हैं। इसी चुनाव की तैयारियों को लेकर कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में संयोजक का नाम, साझा घोषणा पत्र और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन भारत की बात में हम आपको बिल्कुल अंदर की खबर देते हैं। और इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने 310 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन पक्का कर लिया है। कांग्रेस चाहती है 310 उम्मीदवार उतारना, मतलब सहयोगियों के लिए वो सिर्फ 230 सीटें छोड़ सकती है। दूसरी बड़ी खबर है कि जिन राज्यों में सहयोगी ज्यादा मजबूत हैं, कांग्रेस वहां भी सीट में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। सवाल यह है कि क्या उसके सहयोगी ये बर्दाश्त करेंगे। अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस सहयोगियों की परवाह करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। यह मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं। दरअसल हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने आज कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर जैनेंद्र से हुई इनकी बातचीत में क्या निकल कर आया, ये आपको जैनेंद्र की ही जुबानी पहले सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल कांग्रेस पर ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक देखें तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करीब 300 से 310 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में वो अपने सहयोगियों के लिए 230 से 240 सीटें छोड़ सकती है। इस पर बात बन गई तब तो ठीक है, वरना ये बात विपक्षी गठजोड़ में बड़े दरार की वजह बन सकती है। देखिए, यही वजह है कि कांग्रेस की डिमांड लिस्ट को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोनों के भविष्य से जुड़े हैं। इसलिए पहले आपको यह सवाल भी दिखाते हैं, फिर इनके जवाब भी देखेंगे। पहला सवाल, क्या दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश तेजस्वी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की शर्त मानने को तैयार होंगे? दूसरा सवाल, अगर सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों में पेंच फंसा तो 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन क्या होगा? यह चुनाव से पहले ही बिखर तो नहीं जाएगा? यह सवाल भी बड़ा अहम है। और तीसरा सवाल, अगर इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों ने सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की शर्त नहीं मानी तो क्या कांग्रेस सीटों पर दावेदारी को लेकर नरम रुख अपनाएगी? और इसी तीसरे सवाल से सबसे अहम बात है, यह सवाल तब उठ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव में गिनती के दिन है, लेकिन चौथी बैठक करने जा रहा इंडिया अलायंस अब तक ना संयोजक तय कर पाया है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। दिल्ली में कल जो बैठक हो रही है उसमें इन मामलों पर बात तो होगी, लेकिन अभी कंप्लीट कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि गठबंधन में एक तरफ एकता के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आपस में तलवारें भी तनी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। पंजाब की बात आती है, समझौता कोई नहीं है हमारा। जब सेंटर कहेगा तो वो सेंटर के लिए हम कैंपेन करेंगे, उसमें अपने आपसी मतभेद भूल जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये मास्टर हैं झूठ बेचने के। केजरीवाल साहब को इतना ही पूछ लो कि 54,000 करोड़ कहाँ है गुरु। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता केजरीवाल को झूठा बता रहे हैं और केजरीवाल
पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। यही हाल दिल्ली में है। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिख रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ये क्लियर कर चुकी है कि वो यहां कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देगी। यह अलग बात है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन वो कांग्रेस पर यहां भी प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है। बात हरियाणा की करें तो हमारे जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वहां कांग्रेस की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी वहां सीटों में हिस्सा चाहती है। वैसे सीटों को लेकर खींचतान कई दूसरे राज्यों में भी है। वो दूसरे राज्य कौन से? आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं, जहां एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी यहां कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह भी है। वजह क्या, मैं आपको वो दिखाता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उससे ज्यादा 23 सीट जीती थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बुरी हालत में भी 5 सीट जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, सोनिया गांधी की। इस तरह कांग्रेस का परफॉर्मेंस हाफ हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में भी 5 सीट जीतकर अपना प्रदर्शन बरकरार रखा था। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। यह आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव लगातार कमजोर होती गई, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस उतारना चाहती है। बाकी बच गई 60 सीटें। समाजवादी पार्टी को इन्हीं में से आरएलडी को अपना दल कबीरावादी के लिए भी सीटें छोड़नी होगी। इस पर समाजवादी पार्टी का एतराज तय माना जाना चाहिए और माना भी जा रहा है। सवाल यह है कि पिछले 2 चुनाव में जिस कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 1 और 2 रहा हो, क्या समाजवादी पार्टी उसे 20 सीटें देने को राजी होगी? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से उसकी खटपट भी हो चुकी है, इसलिए यह आसान भी नहीं लगता। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए पुरानी बातें भूल चुके हैं, लेकिन कितनी भूल चुके हैं? मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। अखिलेश बड़ी खूबसूरती से उस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कॉम्बिनेशन का जिक्र भी कर गए, जिसकी बातें वो कांग्रेस से रिश्ते बिगड़ने के बाद अक्सर करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित रिएक्शन का अंदाजा कांग्रेस को भी है। शायद इसलिए राहुल और प्रियंका ने दिल्ली में यूपी कांग्रेस के करीब 40 नेताओं से मुलाकात की है। हो सकता है कांग्रेस खुद को एक्टिव दिखाकर समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाना चाहती हो, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति देखकर तो यही लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, जो मौजूदा हालात हैं। वैसे कांग्रेस के लिए एक मोर्चा 40 लोकसभा सीट वाला बिहार भी है, जहां कांग्रेस 8 सीट पर दावा करने की तैयारी में है। इसके लिए जेडीयू तैयार होगी, ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस को यहां नीतीश कुमार से नेगोशिएट करना है, जिनकी पार्टी जेडीयू का पलड़ा बिहार में कांग्रेस से ज्यादा भारी है। यह बात लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत के आंकड़ों से साफ हो जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, जबकि बीजेपी से तालमेल बनाकर लड़ी जेडीयू ने 20 सीट जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। जेडीयू इस बार बीजेपी से अलग होकर लड़ी और 20 से सीधा 2 सीट पर पहुंच गई। 2019 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी से मिलकर जेडीयू ने 16 सीट जीत ली थी। ऐसे में कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कैसे नेगोशिएशन होगी, आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि अब नीतीश की पार्टी बीजेपी से अलग है। नीतीश खुद इंडिया अलायंस के फाउंडर मेंबर हैं और अब उनकी जेडीयू उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करने की कोशिश में जुटी है।
यह राहुल के लिए एक और चुनौती है। कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग की राह बंगाल में भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन कहती है कि 42 लोकसभा सीट वाले बंगाल में कांग्रेस 10 से कम सीट पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ममता इसके लिए तैयार होंगी? ऐसा लगता नहीं। हालांकि इस बात पर बात करने से पहले मैं आपको बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा देता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि टीएमसी ने 19 सीटें जीती। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 4 रह गई, जबकि टीएमसी की सीट बढ़कर 34 हो गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस की सीट 4 से घटकर 2 हो गई, जबकि टीएमसी ने 22 सीट जीत ली थी। ऐसे में वो कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, ये देखने लायक बात है। बंगाल में कांग्रेस का पराभव इन आंकड़ों से भी साफ हो जाता है। यह भी साफ हो जाता है कि बंगाल में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो ममता बनर्जी है। वो अपनी ताकत और कीमत दोनों पहचानती है। बेहद टफ नेगोशिएटर मानी जाती है ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस ने अगर 10 सीटों पर दावा ठोका तो ममता के पास सिर्फ 32 सीटें बचेंगी। इन्हीं में से उन्हें लेफ्ट के लिए भी सीटें छोड़नी होंगी और अपने उम्मीदवार भी लड़ाने हैं, इसलिए वो कांग्रेस की डिमांड मान लेंगी, ये काफी मुश्किल लगता है। I think all will be together, so there is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed, and tomorrow there is a great opportunity to discuss into in detail. Without discussing the things, I cannot impose my opinion to others. 1 to political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1 to 1, then automatically everybody will come together. ममता काफी टफ नेगोशिएटर है। झुकना उनके स्वभाव के खिलाफ है, ये उनकी बातों से भी जाहिर हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि अगर सहयोगी नहीं झुकेंगे तो क्या कांग्रेस को झुकना होगा? क्या उसे बिग ब्रदर बनने की जिद नहीं छोड़नी पड़ेगी? यह भी बड़ा सवाल है। ये जहां पर जो क्षेत्रीय छत्र मजबूत है और वहां पर कांग्रेस लगभग शून्य की तरह है, तो वहां पर कांग्रेस को वो बड़े भाई वाली भूमिका में नहीं रहना पड़ेगा, उनको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर वो कांग्रेस सैक्रिफाइस नहीं करती है तो ये गठबंधन नहीं बन पाएगा। देखिए, मतलब साफ है, कांग्रेस को राज्यों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। अगर वो किसी राज्य में बड़ा भाई बनती है तो किसी राज्य में उसे सबसे छोटा भाई भी बनना पड़ सकता है। कांग्रेस को मौके के हिसाब से रणनीति को लचीला बनाना होगा, झुकना होगा। अब वो कितना झुकेगी और कहां झुकेगी, ये उसे तय करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेंच की खबर में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।